नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। धरती धोरारी आ तो सुरंगा ने शरमावे ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निछरावल जावे धरती धोरारी। जी हाँ, आज बात हो रही है धोरारी धरती, त्याग, शौर्य और बलिदान री प्रतीक और रंग रंगीले राजस्थान री। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का गठन, राजस्थान की कला, संस्कृति और धरोहर और राजस्थान के वर्तमान स्वरूप पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत जी। सर, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजपुताने से लेकर वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान में बदला है, आप इस पूरी इतिहास को, पूरे इतिहास की यात्रा को किस तरह से देखते हैं? राजस्थान वीरों की भूमि रही है, राजस्थान संतों की भूमि रही है और राजस्थान त्याग और बलिदान की धरती रही है। और इस धरती के कण कण में यहाँ की जो गाथाएं छुपी है वो आज पूरी दुनिया बहुत ही उल्लास के साथ में और गर्व के साथ में इस राजस्थान की जो बात है, राजस्थान का जो त्याग है, बलिदान है, उसकी चर्चा करती है। विदेशों की जितनी भी आर्मी है उनमें भी जो जितने भी सैनिक हैं उनको राजस्थान के जो वीरों का जो त्याग और बलिदान था उसके उनकी बातें सुना कर के और उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये है राजस्थान, जिसकी भूमि धोरों की धरती, जैसा आपने अभी बताया। यहाँ जल, यहाँ पर मरुस्थल, इस राजस्थान में खेजड़ी, राजस्थान में तरह तरह के पक्षी, जीव, जिनावर और कैसा एक सुरम्य राजस्थान है। जिसने एक बार राजस्थान को देख लिया वो राजस्थान में दोबारा आए बगैर नहीं रह सकता। और जब वो यहाँ से जाता है और जब विदेश में जाकर राजस्थान की बात करता है तो फिर लोगों के अंदर एक नई चेतना जागृत होती है कि क्यों ना हम राजस्थान को देखें। आज आप देखिए जैसलमेर के इलाके में कई लोग, विदेशों से लोग आए हुए 6-6 महीने तक रहते हैं और वो यहाँ के ऊँटों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो जितने भी जानवरों के बारे में देख रहे हैं कि ये कैसी धरती है यहाँ की, जहाँ पर कितना प्रेम और स्नेह उमड़ पड़ता है, लोगों में बात का जो कितना रस है। राजस्थानी बोली तो एक दूसरे के जीवन में मिठास घोलती है। कण कण, राजस्थान की कण कण में वो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है। बिल्कुल, राजस्थान की धरोहर इतनी सुंदर धरोहर है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ के गढ़ और किले, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ का जो रहन सहन है वो कितना अजीबो गरीब और कितना सुंदर है, जिन्हें देख कर के लोग इतना खुश होते हैं। शेखावाटी की हवेलियों पर चले जाइए आप, वहाँ जैसलमेर में आप देखिए हवेलियाँ किस तरह की बनी, ऐसा लगता है कि कोई देवताओं ने आकर के इन चीज़ों का निर्माण किया होगा। कैसी भित्ति चित्र और चित्रकारी, किले और महल। राजस्थान की कुछ किलों को लेकर तो इतिहासकारों ने यहाँ तक कहा है कि इनको कोई परियां ही बना सकती है। बिल्कुल सही कहा। आपको मैं बताऊं कि भूतों की बावड़ी, जोधपुर के पास में भूतों की बावड़ी है और उस भूतों की बावड़ी कहते हैं एक दिन में बना दी इन्होंने। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतने मोटे मोटे पत्थर लाकर इतनी गहराई तक कोई बावड़ी बना सकता है, और वो उसका पानी जोधपुर तक जाता था किसी ज़माने में। तो ऐसे ऐसे एक एक चीज़ें, आप जयपुर की बावड़ियों को देख लीजिए, जहाँ जहाँ बावड़ियाँ बनी उनका कार्विंग और उसका जो स्थापत्य और शिल्प है वो अपने आप में एक अजूबा है। खैर, वास्तुकला तो राजस्थान की सबसे अच्छी है ही है। राजस्थान का इतिहास, अगर भारत के इतिहास में उसका महत्वता को देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या राजस्थान के इतिहास के बिना भारत के इतिहास को पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। राजस्थान का इतिहास गर्व से भरा है, रीढ़ की हड्डी है इतिहास। और पूरे इतिहास की नहीं, पूरे विश्व की रीढ़ की हड्डी है राजस्थान का इतिहास। आप इस बात को देखिए कि जितने भी लोग राजस्थान में आए, अंग्रेज़ों का जो राज था और अंग्रेज़ों के राज में जितने भी अंग्रेज़ थे उनकी एक इच्छा होती थी कि हम कैसे भी राजस्थान में हमारी वहाँ पर पद स्थापन हो जाए। तो वो यहाँ रहते थे और उनको यहाँ के जंगल बहुत अच्छे लगते थे।
अंग्रेजों से पहले मुगलों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी राजस्थान पे अपना अधिकार करने के लिए, मेवाड़ पे अपना अधिकार करने के लिए। उसको किस तरह से आप देखते हैं? मुगलों ने यहाँ पर एक शिल्प भी दिया, मुगल पद्धति के बाग बने, और जो उनकी जो चीज़ें थी उन्होंने जो बनाए थे वो तो रहा ही, लेकिन उन्होंने राजस्थान पर दमन बहुत किया। लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा से रहा कि राजस्थान के ऊपर हम अपना प्रभुत्व, हमारी सत्ता का भी करें। आप देखिए शेर शाह ने क्या कहा कि जब उसने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद उसने कहा कि यहाँ ऐसे ताकतवर लोग हैं, ऐसे वीर लोग हैं जो बिना खाए पिए लड़ लेते हैं, और उसने कहा एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत को लूटा बैठता। तो ये ताकत और ये जज्बा अगर है तो वो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान की बोली में है, राजस्थान के आदमी में है। यहाँ के बच्चे, युवा, महिलाएं और इंसान लोग आपस में कितना स्नेह राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर देखिए आप कि कितना मुगलों का और इनका सबका रहा, लेकिन सब लोगों के अंदर जो सद्भाव की भावना है, एकजुटता रही, और एकजुटता जो रही आज पूरे देश के अंदर, राजस्थान उसमें मैं उसको सर्वप्रथम मानता हूं। और शांति के साथ में भी हर परिस्थिति का सामना किया। परिस्थिति का सामना, छप्पनिया का अकाल पड़ा राजस्थान में, तो छाल खा खा करके लोग रहे, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा, उनका मन नहीं टूटा, और वो पलायन नहीं किया। सबसे बड़ी खास बात यह है राजस्थान के आदमी की, आज आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, जहाँ पर जितने भी थोड़ा सा संकट आया आदमी ने पलायन कर लिया, लेकिन यहाँ राजस्थान का आदमी कितना मजबूत था। बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़, और कितने मजबूत आदमी यहाँ के रहे कि जिन्होंने यहाँ से पलायन नहीं किया, अपनी धरती को और अपनी जमीन को छोड़ करके, और वो बाहर नहीं गए। ये ऐसा राजस्थान। बिल्कुल, संसाधनों की कमी होते हुए भी हमने इतना, संसाधन तो थे ही कहाँ, थे ही नहीं, बिल्कुल संसाधन नहीं थे। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता था, कुओं के ऊपर 2-2 किलोमीटर, 2-2 मील से जब महिलाएं माथे पर दूर दूर से पानी लाती थी। तो ये जो गीत आते हैं ना, पणिहारी और जितने भी गीत हैं, वो गीत उस समय बने थे। लोकगीत, लोक नृत्य भी जो है वो यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की समस्याओं को, या फिर यहाँ पे जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनको देखते हुए बनाए गए। पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से तराइन का दूसरा युद्ध हार गए थे, जब उनको अफगानिस्तान ले जाया गया, तब उन्हीं के कवि चंद्रवरदाई ने बहुत अच्छे दोहे में पृथ्वीराज चौहान को सुनाया, और पृथ्वीराज चौहान ने वो तीर मोहम्मद गौरी को लगाया, और मोहम्मद गौरी वहीं पे ढेर हो गए। 4 बांस 24 का 64 अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके रे चौहान। मतलब कवियों की भी इतनी खूबियां रही कि बातों ही बातों में उन्होंने इतनी बड़ी बातें की। अब देखिए आप कवियों का, राजस्थान के जितने कवि हैं, बिल्कुल, अब मैं आपको अर्ज करूं कि महाराजा मान सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो यहाँ पर नरबली दिया करते थे वैष्णो, इसके शिला माता के यहाँ पर, लेकिन एक कवि थे, उन कवि ने कहा बकर कसाई बीवड़ा, कलम कसाई केक, मिनख मार रच्छा चहे मान सिंह तू हेक। मतलब कि हमने कलम के कसाई बहुत देखे, हमने हर तरह बकरे के कसाई देखे, लेकिन तू इंसानों का कसाई कैसे हो गया? और उस दिन बाद में ही उस दिन के बाद से बिल्कुल बंद कर दी। तो ये जो था सबसे बड़ा काम कि कवि जो लोग थे, आज हम बात करते हैं कि यहाँ के कवियों के बारे में कि वो पदलोलुप वो थे, चापलूसी करते थे, ऐसा नहीं था। 1708 में सांबर का युद्ध हुआ सैयदों के बीच में, फूफी रासो लिखा गया उस समय। फूफी रासो में जो कवि था बद्रीदारान गार्डन, उस गार्डन जी ने जितने भी जो लोग थे लड़ने वाले, कौन ज़्यादा लड़ा और कौन कम लड़ा और कौन भाग गया युद्ध से, उसका उस जमाने में सीधा सच्चा वर्णन किया। तो ऐसे कवि थे। सूर्यमल मिश्रण थे जिन्होंने वंश भास्कर लिखा। तो जब वंश भास्कर लिखा तो बूंदी के राजा को उन्होंने कह दिया कि भाई ये जो सुनना चाहते हो अगर मेरे से, तो एक तो तलवारें यहाँ दरबार में नहीं रहेगी, मैं वही लिखूंगा और जो मैंने वही लिखा वो सुनाऊंगा और मेरे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। तो वहाँ जो राजा राम सिंह था उसने पूरी की पूरी उनकी वंश भास्कर सुना, जो आज पूरी दुनिया में वंश भास्कर कितना बड़ा एक ग्रंथ है जिसमें राजस्थान का इतिहास
पिरोया हुआ है। वीर सत्सई की बात की जाए तो वो भी अपने आप में बहुत उत्कृष्ट स्थान रखती उत्कृष्ट स्थान रखती है, बिल्कुल वीर सत्सई है। और फिर आपको मैं बताऊं कि नाभाजी ने भक्तमाल लिखा। आज गलता जी के जो नाभाजी थे उन्होंने भक्तमाल लिखा, तो वो भक्तमाल पूरे उत्तर भारत में गांव गांव में आज जो लीलाएं होती है भक्तमाल के हिसाब से, जितने उन्होंने जो एक मणिया पिरोया पूरे उसका, जिसमें कौन कौन भक्त हैं यहाँ के, उन भक्तों के बारे में उन्होंने बड़ा शानदार वर्णन लिखा, जो आज पूरे गांव गांव में उनके नाटक खेले जाते हैं और मंडलियां उनका कार्यक्रम करती है। मुगलों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से भी राजस्थान को लड़ना पड़ा। बिल्कुल, ब्रिटिश हुकूमत से किस तरीके से मतलब राजस्थान में क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं? मराठों ने राजस्थान के कई रियासतों को घेर रखा, घेरने की कोशिश करी। कोशिश क्या की, युद्ध हुए, तुंगा का युद्ध हुआ, इधर उदयपुर को खींच रखा था और उनको चाहिए थे पैसा। और जब सवाई प्रताप सिंह का राज आया जयपुर में, तब उन्होंने मराठों ने पैसे मांगे, कब हमको पैसा दो, केवल वो पैसों के लिए लड़ रहे थे। अब धीरे धीरे जब ये इतने परेशान हो गए कि हम कितना टैक्स लगाएं लोगों के ऊपर, और टैक्स लगाने के जो हिसाब था उसमें जब गांव वाले जो किसान लोग हैं उन पर जब टैक्स की मार पड़ने लगी, तो राजा लोग भी विचलित हो गए कि अब कोई उपाय नहीं है इनका कि एक साथ आकर के और वो अटैक कर रहे हैं। जयपुर पर अटैक हुआ, मराठों ने अटैक किया जयपुर पर, मोती डूंगरी पर उन्होंने तोपें लगा दी थी अपनी। तो आखिर के अंदर सब 1830 के आसपास में अंग्रेजों से फिर धीरे धीरे उन्होंने संधियां करना शुरू किया कि अब कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक तो अकाल बहुत हो रहे थे राजस्थान में, पानी की बहुत कमी थी, टैक्स की मार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे में और युद्ध, चारों तरफ युद्ध की छाया कर रही थी, तो फिर इन्होंने देखा कि क्यों नहीं इन अंग्रेजों से संधि कर ली जाए। तो 1835 के आसपास, 1830 के आसपास जितनी भी रियासतें थी उन्होंने मराठों से, अंग्रेजों से संधि करना शुरू किया। दूसरा, रियासतों के बीच में भी मतलब अपने वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी उस वक्त। रियासतों में वर्चस्व की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक दूसरा ठिकाने का आदमी दूसरे को देखना नहीं चाहता था। रियासतें आपस में एक दूसरे से भिड़ रही थी। भरतपुर जयपुर से लड़ रहा था, जयपुर है जो शेखावाटी में अलग झगड़ा चल रहा था, वहाँ के किसानों का अलग आंदोलन चल रहा था। तो ऐसे में बड़ी स्थिति, विपरीत स्थिति थी। और यहाँ के जो राजा है वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम करें क्या, इधर पड़े तो कुआं और इधर पड़े तो खाई। वो इधर तो मराठा उनको परेशान कर रहे थे, और उधर जो है उनके जो बराबर की रियासतों के राजा थे वो परेशान कर रहे थे। और फिर जनता में असंतोष की भावनाएं पैदा हो गई थी, क्योंकि टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया था और अंग्रेज लोग जो पैसा मांग रहे थे, सेना का जो पैसा खर्च हो रहा था वो जनता से ही भरा, वो जनता के ऊपर करों का भार ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में वो सबसे ज्यादा परेशान थे। और फिर पटेल साहब, सरदार पटेल साहब ने राजस्थान के एकीकरण करने की सोची। पूरे भारत के एकीकरण में राजस्थान का एकीकरण भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आपको लगता है कि सरदार पटेल को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी इस एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में? ये पूरा वाकया क्या था? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। बिल्कुल। और आजाद होते ही सब जगह लोग स्वतंत्र हो गए। अब पटेल साहब के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इन रियासतों को कैसे विलीनीकरण किया जाए, तो उनके जो प्रधान सचिव थे मिस्टर मेनन साहब से मिलकर और उन्होंने फिर योजना बनाई। योजनाबद्ध ढंग से 1948 से यह काम शुरू हुआ। तो मेनन साहब की योजना के तहत सबसे पहले मत्स्य प्रदेश है वो राजी हो गए कि साहब हम इसमें शामिल हो जाएंगे। और फिर अप्रैल जो 1948 था उसमें मेवाड़ भी कहने लगा कि हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर 1949 में 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, सिरोही ये प्रांत जो मिल गए, जोधपुर। और ये जोधपुर का अड़ियल रुख रहा शुरू में, जोधपुर का बड़ा अड़ियल रुख रहा। वहाँ के राजा हनुमत सिंह है वो इस विलीनीकरण के खिलाफ में थे। वो हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। और स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई थी।
और ये तो सारा का सारा जो बहुत प्रशासनिक दक्ष थे मिस्टर मेनन, जिन्होंने वहाँ बात करके और उनसे साम दाम और दंड भेद की नीति अपनाकर जोधपुर को उन्होंने राजी किया। और उसके बाद फिर जयपुर तो राजी था ही। जयपुर के जो राजा कहते हैं कि देवी सिंह मंडावा ने इतिहास में लिखा है कि जयपुर के राजा ने सामंतों से बात की कुछ से, तो सामंतों को कहा कि विलीनीकरण में शामिल हो या न हो, तो सामंतों से विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि शामिल होना ठीक है, नहीं तो खून खच्चर हो जाएगा। और ऐसा करके उन्होंने, जब वो जिस दिन राजस्थान का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 उस दिन वो उसके 8-10 दिन पहले वो लंदन थे और लंदन से उनको यहाँ बुलाया गया। लेकिन वो यहाँ पर आदेश दे गए थे कि जितनी भी जयपुर की प्रॉपर्टीज है, सचिवालय भवन जो आज अपना बना हुआ भगवंत दास बैरक्स पर, विधानसभा भवन, ये जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी का जो लेखानामा है उसको तैयार कर लिया जाए। तो 18 मार्च को मेनन ने यहाँ जयपुर में तैयार कर लिया था। इसका मतलब यह था कि जयपुर का राजा बिल्कुल रूप से तैयार है कि मैं राजस्थान के जो विलीनीकरण है उसका मैं समर्थन करता हूँ। और जब जयपुर जितनी बड़ी रियासत आई और जब ये मैसेज पहुंचा पूरे राजस्थान की दूसरी रियासतों में कि जयपुर आ गई है, तो फिर सब लोगों ने देखा जब जयपुर ही आ गया तो फिर हमें दिक्कत ही क्या है। तो इसलिए सारे लोग मिल गए। लेकिन बांसवाड़ा के राजा ने कहा था कि मैं अपने, जब वो विलय पत्र पे साइन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो सिरोही है वो राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहता। बिल्कुल, वो उस जमाने का जो मुंबई राज्य था, बंबई राज्य, उसमें जाने को थे। गोकुल भाई भट्ट जो प्रजामंडल के नेता थे वो सारा ये देख रहे थे कि ये सिरोही में नहीं जाए, और वहाँ के कुछ लोग ये चाहते थे कि ये मुंबई में जाए। तो इसका भी एक बहुत बड़ा वो चला था। और सीकर भी 1956 में पूरी तरह से आज़ाद हुआ। हालांकि सीकर जयपुर के अधीन था और सारा सब कुछ था, लेकिन सीकर की जो व्यवस्थाएं और जो जिला बनने की प्रक्रियाएं थी वो बहुत देरी से शुरू हुई, इसलिए ये सारा हुआ। कुल मिलाकर 30 मार्च 1949 का दिन, जिसको अपन राजस्थान दिवस के रूप में मनाते, वो उस दिन कैसा रहा था? 30 मार्च 1949। हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुकाड़िया, पूरणचंद जैन, सिद्धराज ढड्ढा, ये उस जमाने के सबसे बड़े नेता थे। अब इनका, शास्त्री जी का, गोकुल भाई भट्ट जी और इन सब का ये हुआ कि 30 मार्च को सरदार पटेल को बुलाकर और यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह करवाना था उनसे। इसके लिए उन्होंने, तो लंदन में थे महाराजा मान सिंह, उनको पहले ही बुला लिया, दूत भेजकर उनको बुलवाया गया। जब 29 मार्च को कार्यक्रम के लिए तय हो गया कि सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र सभागार में कार्यक्रम होगा, शपथ ग्रहण समारोह, उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई। सरदार पटेल हवाई जहाज से 29 तारीख की दोपहर के बाद में दिल्ली से उड़े और उनका विमान खराब हो गया। शाहपुरा के पास एक नदी में उनके विमान को उतारना पड़ा और उतरने के बाद में वे सड़क पर आ गए। सड़क पर आए जब आकाशवाणी की कोई कार आ रही थी, आकाशवाणी की कार में बैठकर वो यहाँ पहुँचे। लेकिन जब वो समय पर यहाँ नहीं पहुँचे, उन दिनों में इतने ये संचार के साधन नहीं थे, जब वो नहीं पहुँचे तो यहाँ बड़ी चिंता हो गई। हीरालाल शास्त्री को सबसे बड़ी चिंता हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जो खिलाफ गुट के जो प्रजामंडल के नेता उन्होंने कोई उनको बहका दिया होगा या कोई ऐसी स्थिति हो गई होगी जिससे सरदार पटेल यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो जब सरदार पटेल शाम को 7:30 बजे रामबाग पैलेस में आकाशवाणी की कार से पहुंच गए तो तब जाकर उनको संतोष हुआ कि अब सुबह कार्यक्रम हो जाएगा। और रात को रामबाग में ठहरे और हीरालाल जी शास्त्री है, उन्होंने उनसे बातचीत की, सारे नेता लोग मिले उनसे, और सुबह 10:40 पर रेवती नक्षत्र में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। तो सबसे पहले अब खास बात ये देखिए कि वो जो शपथ ग्रहण समारोह था वो जयपुर का चंद्र महल, वो जयपुर का सिटी पैलेस, जिसपे
जिस सिटी पैलेस की बात तो आप छोड़िए, उस जमाने में जो रियासत की एक छोटी सी हवेली हुआ करती थी, उस हवेली के सामने जो वहां के ठाकर साहब थे, उनके सामने कोई उगाड़े माथे नहीं जा सकता था। उस दिन ऐसी आजादी मिली इस राजस्थान को कि उस दिन सारे लोग पगड़ियों में उघाड़े माथे पहुंचे। अच्छा। कांग्रेस के कुछ नेताओं के माथे पर जरूर सफेद टोपियां थी, लेकिन वो इतना शानदार समारोह हुआ। और उस समारोह में मतलब जो सरदार पटेल जो 5-7 घंटे तक नहीं आए थे जयपुर में, और जयपुर में जो ऊहापोह की पूरे राजस्थान में स्थिति बन गई थी कि पटेल को कैसे रोक दिया गया, और जब वो आ गए तो संतोष हुआ। और उस समारोह में पटेल धोती पहने थे और उघाड़े माथे थे पटेल साहब, और उनको चांदी के सिंहासन पर बिठाया गया पटेल साहब को। और जब उन्होंने सबसे पहले उन्होंने महाराजा मान सिंह है उनको राज प्रमुख की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री के रूप में, फिर मान सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ हीरालाल जी शास्त्री को दिलवाई थी। और उस समय जो मंत्रिमंडल बना था उसमें कोटा के महाराव थे, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रजामंडल के नेता हीरालाल जी शास्त्री, कुल मिलाकर सबको जिम्मेदारी दी गई और 30 मार्च 1949 को एक राजस्थान का गठन हुआ। बिल्कुल सर। राजस्थान को भी राजस्थान की कुछ काफ़ी धरोहर है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया यूनेस्को ने। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या विश्व के पटल पर राजस्थान की स्थिति में यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने के बाद में कुछ परिवर्तन हुआ है? होना चाहिए परिवर्तन। इससे और जितनी धरोहर है उनको भी क्या संरक्षण मिलेगा? संरक्षण मिलेगा और उन लोगों की निगाह रहती है। बिल्कुल। जो समिति बनी हुई है उनकी वो पूरी निगाह रखती है कि जैसे परकोटे के शहर को, जयपुर को हेरिटेज संरक्षित किया गया है, परकोटे के शहर को, तो उनकी पूरी निगाह है और उसी हिसाब से डेवलपमेंट के जयपुर में कामकाज हो रहे हैं। चौपड़ों का विकास भी हुआ है, उसके अलावा ये दरवाज़ों पर रंग रोगन भी किया जा रहा है। पुरानी बस्ती इलाके में इस समय डेवलपमेंट का बहुत सारा काम चल रहा है, जो उन्हीं की जो योजनाएं उसके हिसाब से चल रहा है। पुरानी बस्ती में जो पुरानी सड़कें थी, पत्थरों की सड़कें थी, वो बनी है। हेरिटेज वॉक का काम शुरू हुआ है चौड़ा रास्ता के जो एक गली है मनियारों का रास्ता तक, उसका हेरिटेज वॉक का काम शुरू हुआ है। किलों की मरम्मत भी होने लगी है। कुछ दुर्ग को भी इसमें जोड़ा गया, यूनेस्को की दुर्गों को भी जोड़ा गया। और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने से जयपुर की पहचान और भी पूरी दुनिया में बनी है, और जितने और भी जिले हैं और भी जो स्थान हैं उनके लिए ये संस्थाएं बहुत तेजी से काम कर रही हैं। जो विश्व की संस्थाएं हैं वो भी अपने आयोजन राजस्थान में करवा रही, जैसे अभी हाल ही में G20 का सम्मेलन चल रहा है राजस्थान जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में लगातार उनकी बैठक आयोजित हो रही है। राजस्थान में ही आना चाहते हैं हर लोग, कोई बैठक हो या कोई काम हो, वो राजस्थान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राजस्थान के धोरों की धरती ऐसी है कि जिनके कण कण को वो देखना चाहते हैं, यहाँ के वृक्षों को देखना चाहते हैं, यहाँ का अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ के जो मजबूत लोग हैं उन मजबूत लोगों की मजबूती को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ये है राजस्थान। राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसको लेकर भी लगातार आंदोलन चल रहा है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की अगर राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी एक नई शक्ति मिलेगी? क्योंकि भाषा सुरक्षित रहेगी तो उसके पीछे विरासत भी सुरक्षित रहेगी। माने राठौड़ा की बोली प्यारी लागे मारी माए, घूमर रंबा में जाशा। हर जगह बोली राजस्थान की बोली के मायने कहीं है कि लोग तो कहे जोधपुर की घनी मीठी सा बोली, तो मारवाड़ी घना बोला अठे तो कोई ने गाली नहीं काटे सा, अठे तो कोई ने अतरो प्रेम है, प्रेम बात करे, तो वो राजस्थान की बोली है। जबकि अब दिक्कत आ रही है अठे की बोली ने कि अठे पहली शू कहता है अपना बुजुर्ग कि भाई 12 कोस में बोली और पानी दोनी बदल कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस में बदले पानी। तो अब कहीं है कि जयपुर की तो ढूंढाड़ी बोली है, और फिर सीकर में जावा तो के लगावे, चूरू में जावा तो फिर और लगावे, और भरतपुरी बोली भरतपुर में जावा तो और लगावे। तो अब सरकार भी विचार विमर्श कर रही है कि कोई तरीका से राजस्थानी भाषा ने 8वीं अनुसूची के मायने ले रही मान्यता दे दिया।
अब आपने मैं बताऊं कि जयपुर की बोली है ढूढ़ाड़ी बोली बी की भारत सरकार का 10-12 साल पहले कोई रिपोर्ट पहुंची जना कहा तो बोली खत्म हो रही है, या तो बोली खत्म हो रही है तो फिर इसको रिकॉर्डिंग करके ले गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बोली खत्म हो जाए और लोग कलकत्ता के म्यूजियम में ले जाके उसका टेप रखा है। तो मान्यता मिलनी चाहिए राजस्थानी भाषा को, सारे लोगों की मांग है। राजस्थानी भाषा के जितने भी साहित्यकार हुए हैं, जितने भी कलमकार हुए हैं, जितने भी कवि और सब हुए हैं, उनकी सबकी इच्छा यही रही है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। अभी सरकार ने भी इसके बारे में, राजस्थान सरकार ने भी कुछ पहल की है, भारत सरकार भी पहल कर रही है। देखिए कितने दिन तक अब ये होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें एक आ गई, ये आई कि जो जनगणना जिस समय हुई और लोगों के जो फार्म भराए गए उसमें पहली लैंग्वेज उसमें लैंग्वेज जो मांगी गई उसमें लोगों ने लिख दिया कौन सी भाषा जानते हो, तो उन्होंने लिख दिया हिंदी। अब वो राजस्थानी लिखनी चाहिए थी। अब वो इस तरह के आंकड़े लेकिन ठीक करेगी सरकार भी। कुल मिलाकर कोशिश चल रही है राजस्थानी भाषा को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया राजस्थानी भाषा को भी अपना एक अस्तित्व चाहिए। उसका अस्तित्व रहेगा तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी अस्तित्व को और अधिक शक्ति मिलेगी। बिल्कुल। आप आज इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोरे धोरा री धरती रो, पिछलंग पाला री धरती रो, पीथल पाथल री धरती रो, मीरा कर्मा री धरती रो, कितरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।